स्वागत है आप सभी का दी कहानी सीरीज के इस लेक्चर में, जहां पर हम क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर है हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया, उसे चुटकियों में रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, द नेम इटसेल्फ इज एक्सप्लेनेटरी, दी कहानी सीरीज। ऑब्जेक्टिव इज वेरी सिंपल। एग्जाम टाइम में आप लोगों की नीड ये होती है कि काश ऐसा कुछ मिल जाए कि जहां पे फटाफट से रिवीजन हो जाए, पूरी कहानी हमें समझ में आ जाए कि आखिरकार चैप्टर में क्या था, बाकी तो हम संभाल लेंगे। तो देखिए, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि इस वीडियो से आपको वो चीज मिल जाए जहां पर मैं आपको पूरे चैप्टर की एक रूपरेखा समझा दूंगा, जो एग्जाम टाइम में एक बार रिवीजन के लिए, एक बार स्नैप रिकैप के लिए, एक रैपिड रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगी। ठीक है, एक यहां पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि आप दिस वीडियो कैन नॉट रिप्लेस द हार्डवर्क व्हिच यू आर रिक्वायर्ड टू डू, कि आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन आंसर्स करना पड़ेंगे, आपको ये समझना पड़ेगा किस तरह से सवाल कहां से बन के आ सकता है, लिखना पड़ेगा। लेकिन वो सब कर चुके और रिवीजन की अगर जरूरत है तो रिवीजन के लिए दिस इज द बेस्ट थिंग। ठीक है, दिस इज द बेस्ट थिंग। तो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकंड, लेट अस डाइव स्ट्रेट इनटू द चैप्टर में सीधे कूदी लगाते हैं। तो देखिए, चैप्टर क्या है? नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया कहां से स्टार्ट हुआ है? तो इस चैप्टर में बेसिकली आपको नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म तो एक लंबे समय से बिल्डअप हो रहा था ना इंडिया में, और वो नेशनलिज्म क्यों बिल्डअप हो रहा था? क्योंकि हम सभी लोग कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आवाज उठा रहे थे। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट ने कहीं ना कहीं नेशनलिज्म की फीलिंग को स्ट्रॉन्ग किया। आप भी ब्रिटिशर्स से परेशान, आप भी और मैं भी, तो हम चारों आपस में जुड़ के फिर वो ब्रिटिशर्स को परेशान करेंगे। ठीक है, तो ये स्थिति थी। बेसिकली चैप्टर में महात्मा गांधी के टाइम पीरियड को बताया गया है कि महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से वापस आ जाते हैं तो उनके अंडर में, ठीक है, उनकी छत्रछाया में किस तरह से नेशनल मूवमेंट आगे बढ़ा। बेसिकली दो बड़े मूवमेंट के बारे में चैप्टर पूरा डील करता है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। किसने पार्टिसिपेट किया, कैसे पार्टिसिपेट किया, क्या लिमिटेशन थी। ठीक है, दोनों ही मूवमेंट के इन एस्पेक्ट्स को कवर किया है चैप्टर में। साथ ही साथ जैसे क्या है, नेशनलिज्म की फीलिंग जो है, तो एक तो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के चलते हो ही रही थी देश में, साथ ही साथ नेशनलिज्म की फीलिंग एक और फैक्टर से जनरेट हो रही थी। वो एक और फैक्टर क्या था कि बहुत सारे सिंबल्स, आइकन्स, फ्लैग्स, रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, इनकी मदद से नेशनलिज्म की फीलिंग को स्ट्रॉन्ग किया गया था। वो चीज भी इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक में डील की गई है। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं यहां से कहानी, तो सबसे पहले तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में जो ब्रिटेन में लड़ा जा रहा था, जो यूरोप में लड़ा जा रहा था, लेकिन उसका इंपैक्ट इंडिया में फील हो रहा था। कैसे? क्योंकि इंडिया वाज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स। अब इंडिया जब ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी तो वो यहां से क्या करते थे, अपने जो भी खर्चे लग रहे थे, डिफेंस एक्सपेंडिचर जो था वो यहां से फुलफिल किया जाता था। अब लड़ाई लड़ना है तो ईंट भाटे पत्थर से तो लड़ेंगे नहीं, उन्हें बम हथियार चाहिए रहेगा, तो उसके चलते वो सारा खर्चा इंडिया से एक्सट्रैक्ट करते थे। टैक्स बढ़ा दिया, इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह बढ़ा दी। यहां पे जैसे आप देखेंगे तो लोगों को फोर्स रिक्रूट किया जाता था कि चलो तुम हमारे साथ चलो और वहां पे ब्रिटेन के लिए लड़ाई लड़ो, जो कि लोग खुश नहीं थे जिस चीज से। अब गरीबी में आटा गीला यहां कैसे होता है? और गरीबी में आटा गीला ऐसे होता है कि ये सारी स्थिति के चलते महंगाई बढ़ रही थी, फूड कमोडिटी, एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइसेस बढ़ रहे थे, और ऊपर से क्या हुआ, क्रॉप फेलियर हो गया। ठीक है, बीमारियां फैलना चालू हो गई, तो इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक फैलने लगा। ठीक है, तो इन सारे फैक्टर्स ने क्यूमुलेटिवली आपको क्या देखने को मिलेगा कि इन सारे फैक्टर्स के चलते इंडियंस जो थे वो सभी लोग किससे परेशान से? ब्रिटिशर्स थे। अब जब सभी लोग एक ही इंसान से परेशान थे तो वो सारे एकजुट होकर उस इंसान को परेशान करने का कह सकते हैं ट्राई करेंगे। तो वही चीज होती है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडिया के अंदर लोगों के अंदर यूनिटी फोर्ज करी, एक सेंस ऑफ नेशनलिज्म की फीलिंग जो है कि यार हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, एक साथ होना पड़ेगा, तभी इन अत्याचारों से बचा जा सकता है। और इस कह सकते हैं इस पूरे के पूरे सिचुएशन में एक नए लीडर इमर्ज होते हैं। ठीक है, जो साउथ अफ्रीका से लौट के आते हैं, महात्मा गांधी 1915 में, और वो साउथ अफ्रीका से अपने एक नए हथियार के साथ आते हैं। उनका हथियार दिखता नहीं था लेकिन इफेक्टिव था, हथियार था सत्याग्रह का। तो यहां पे महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आइडिया दिया, बोला कि एक नया मेथड ऑफ एजिटेशन होना चाहिए, मास एजिटेशन होना चाहिए, जिसमें आपको ट्रुथ और वायलेंस पे बिलीव रखना होगा। ठीक है, आप अगर सही हैं और आपके ऊपर जो अत्याचार करा अगर वो गलत है तो आपको उसे हराने के लिए वायलेंस का इस्तेमाल नहीं करना है। सत्याग्रह का प्रिंसिपल क्या कहता है वो समझिए। ठीक है, आपको सिर्फ उसकी कंसाइंस को, उसके अंतरात्मा को अपील करना है कि सामने वाला इंसान जो है वो गलत कर रहा है। ठीक है, और इससे क्या होगा, अल्टीमेटली ट्रुथ इज बाउंड टू ट्रायम्फ, एक दिन सत्य की विजय होगी ही होगी। और इसी आइडिया पर बेस्ड महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह के आइडिया को देश में 3 अलग अलग जगह पे एक्सपेरिमेंट किया। 1917 चंपारण, जहां पे उन्होंने इंडिगो कल्टीवेटर्स जो थे तो उनके लिए क्या किया, ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ाई लड़ी। पहला एक्सपेरिमेंट ये था। अगेन 1917 में खेदा पहुंचते, जहां पे खेदा गुजरात पहुंचते, जहां पे जो प्लेग के कारण क्रॉप फेलियर होता है, जो पीजेंट्स थे वो टैक्स नहीं दे पा रहे थे, तो उन पीजेंट्स की मदद करी ब्रिटिश साम्राज्य के अगेंस्ट में। 1918 में वो कॉटन मिल वर्कर्स जो है उनके सपोर्ट में कॉटन मिल ओनर्स के अगेंस्ट में सत्याग्रह के प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं, एक मूवमेंट लॉन्च करते हैं। ठीक है, तो अहमदाबाद में 1918 में ये मूवमेंट लॉन्च किया जाता है, जहां पे वो कॉटन मिल वर्कर्स का सपोर्ट करते हैं। सत्याग्रह का प्रिंसिपल इस समय तक अपने आप को सिद्ध कर चुका था। अब बारी आती है एक नेशन वाइड मूवमेंट की। तो आगे कहानी वैसी बढ़ती कि 1919 में ब्रिटिशर्स एक ब्लैक लॉ पास करते हैं जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। इस रॉलेट एक्ट में क्या था कि ब्रिटिशर्स ने, मतलब जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था, उसने एकदम डिस्पाइट द अपोजिशन ऑफ इंडियंस, उसने एक लॉ पास कर दिया। उस लॉ के अकॉर्डिंग क्या तय कर दिया कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए किसी भी पॉलिटिकल लीडर को अरेस्ट कर सकते हैं और 2 साल तक कोई ट्रायल नहीं होगा। अब इस
लॉ को, इस एक्ट को, रॉलेट एक्ट को क्या एकदम ब्लैक लॉ डिक्लेयर करते हुए महात्मा गांधी ने बोला कि हम नेशन वाइड एक नॉन वायलेंट सत्याग्रह स्ट्राइक करेंगे, हड़ताल करेंगे 6 अप्रैल को। ठीक है, अब होता क्या है कि सारे लोग जो है तो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं रॉलेट सत्याग्रह के नाम से, लेकिन अल्टीमेटली होता यह है कि अमृतसर वगैरह वाले कुछ एरियाज में, ठीक है, ब्रिटिशर्स को लगता है कि कई लाइन ऑफ कम्युनिकेशन और कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन डिसरप्ट ना हो जाए सत्याग्रही के द्वारा, तो वो कुछ लोगों पे फायरिंग करते हैं, लोग बदले में फिर रिटेलिएट करते हैं, इसके चलते मूवमेंट वायलेंस हो जाता है और इस वायलेंस को देखते हुए मार्शल लॉ इंपोज कर दिया जाता है, जिसके चलते ये कह दिया जाता है कि कोई बाहर नहीं निकलेगा, कोई पब्लिक गैदरिंग नहीं होगी। ठीक है, लेकिन गांव के लोग अनअवेयर थे इस चीज से, और उसी टाइम पीरियड में क्या है, उसी टाइम पीरियड में जैसे आप देखेंगे तो 13 अप्रैल में बैसाखी का दिन था। उस दिन क्या है, लोग बैसाखी के मेले में आए रहते हैं जलियांवाला बाग अमृतसर में ही। ठीक है, अब मार्शल लॉ लगा था, कमांड जनरल डायर के पास में थी। जनरल डायर ने लोगों के मन में डर पैदा करने के लिए क्या किया, वो जलियांवाला बाग इंसिडेंट, मतलब वो इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट को जन्म दिया, जहां पे लाखों लोग, जहां पे हजारों लोगों की जान जाती है। और किस तरह से जान जाती है, तो जलियांवाला बाग में जनरल डायर जो है वो क्या करता है, ओपन फायरिंग करता है सभी उन लोगों के ऊपर जो मेले में घूमने आए थे, और कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज के चलते कुछ जो पॉलिटिकल लीडर्स भी वहां थे। अब जब जलियांवाला बाग इंसिडेंट की खबर फैलती है तो लोग सड़कों पर उतर आते हैं, नॉन वायलेंस सत्याग्रह के प्रिंसिपल को भूल के सब हथियार उठा लेते हैं। रिटेलिएशन उसी तरह से होता है, ब्रिटिशर्स भी क्या करते हैं, बहुत अत्याचार करते हैं। ब्रिटिशर्स ने भी लोगों को पीपल वर फोर्स्ड टू रब देयर नोज। ठीक है, इस तरह से क्या है कि जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद में अमृतसर की पूरी स्ट्रीट जो थी वो वायलेंस से भरी पड़ी थी। ठीक है, खून खराबा, आगजनी, सारी चीजें ये देखने को मिल रही थी। ये तो एक इंसिडेंट चल रहा था। इसी के पैरेलल आप जैसे देखोगे तो देश में खिलाफत इशू का मुद्दा भी बहुत गर्म था। खिलाफत इशू में क्या हुआ था, तो खिलाफत इशू में मुस्लिम मासेस ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो थी वो ब्रिटिशर से नाखुश थी। कारण, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश वाली जो टीम थी, ठीक है, जो कह सकते हैं आप क्या कि जो अलाइड पावर्स थी, तो अलाइड पावर्स जीती थी, और जो हारने वाली सेंट्रल पावर टीम थी जिसमें टर्की था, और टर्की के रूलर जो थे जिन्हें खलीफा कहा जाता था, जो कि सारे मुस्लिम मासेस के स्पिरिचुअल हेड थे। तो जीतने वाली टीम ने, मतलब ब्रिटिशर्स ने, अलाइड पावर्स ने खलीफा के ऊपर क्या किया था, हार्श ट्रीटी इंपोज करी थी। ये रूमर्स फैल रही थी, और इसी के चलते मुस्लिम मासेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि उनके स्पिरिचुअल लीडर का मामला था, वो ब्रिटिशर्स से नाखुश थे और उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में खिलाफत मुद्दा उठाया था। ये इसी चीज के लिए जैसे आप देखेंगे तो खिलाफत कमेटी भी बनी थी बॉम्बे में, ये सारी चीजें हो रही थी। दो प्रोमिनेंट लीडर जो यहां पे थे, तो मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दो लीडर्स इंपॉर्टेंट थे जो खिलाफत मूवमेंट को लीड कर रहे थे। महात्मा गांधी ने इस मौके को सही समझा, कैसे कि जलियांवाला इंसिडेंट के कारण लोगों के अंदर गुस्सा पड़ा था। ठीक है, खिलाफत इशू के चलते मुस्लिम मासेस जो थी वो भी कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को अपोज कर रही थी। महात्मा गांधी ने इसमें यहाँ पे एक तीर से दो निशाना लगाने की सोची। पहला कि ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाया जा सकता है, दूसरा कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। महात्मा गांधी ने इस चीज को कैपिटलाइज करने का सोचा, मौके पे चौका मारने का सोचा, और उन्होंने प्रपोजल रखा कि हमें नेशन वाइड एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अलॉन्ग विद खिलाफत मूवमेंट लॉन्च करना चाहिए। यह प्रपोजल सितंबर 1920 के कोलकाता सेशन में रखा गया, कलकत्ता सेशन में रखा गया। अब देखो महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन का आइडिया क्यों दिया। उन्होंने अपनी बुक हिंद स्वराज में क्लियरली बताया था क्या कि अगर ब्रिटिश रूल इंडिया में है वो सिर्फ इस कारण से है क्योंकि इंडियंस उसे सपोर्ट करते हैं, कॉपरेट करते हैं। जिस दिन हमें अपना कॉपरेशन हटा लेंगे उस दिन ब्रिटिश रूल गिर जाएगा धड़ाम से। अब इसी कहानी पे काम करते हुए महात्मा गांधी ने प्रपोजल रखा। कुछ लीडर्स उन्होंने ये भी बताया कि ये जो आइडिया ये मूवमेंट में कैसे कन्वर्ट होगा। तो उन्होंने बोला कि हम सरेंडर करेंगे टाइटल्स को, ठीक है, अगर उधर से रिप्रेशन का इस्तेमाल होगा तो हम फुल सिविल डिसोबीडियंस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब ये प्रपोजल जब रखा जाता है तो कुछ लोग डिसएग्री करते हैं कि हम इलेक्शंस वगैरह बॉयकॉट नहीं करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली दिसंबर 1920 आते आते ये तय किया जाता है, और जो नागपुर सेशन होता है वहां पे ये फिक्स कर लिया जाता है क्या कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक फुल फ्लेजेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कंट्री में लॉन्च करेंगे। तो आगे आने वाले साल में, मतलब जनवरी 1921 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया गया। कहां पे किसने पार्टिसिपेट किया, कैसे पार्टिसिपेट किया, और हर एक ग्रुप ने जो पार्टिसिपेट किया तो उसका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लेकर नोशन जो था, आइडिया जो था वो अलग था। वो क्या अलग था वो समझते हैं। सबसे पहले टाउन्स में लोगों ने सही तरीके से पार्टिसिपेट किया, नॉन वायलेंट तरीके से पार्टिसिपेट किया। उन्होंने फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया, उन्होंने जैसे देखेंगे आप तो लिकर शॉप्स वगैरह को पिकेट किया, उन्होंने बॉनफायर्स वगैरह में बहुत सारे फॉरेन क्लोथ्स जला दिए। ठीक है, काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट कर दिए, टीचर्स ने स्कूल जाना छोड़ दिया, बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस थे और नॉन कॉपरेशन में हम वो कॉपरेशन हटाएंगे। ठीक है, लॉयर्स ने कोर्ट्स में प्रैक्टिस करना छोड़ दिया। काउंसिल इलेक्शन को बॉयकॉट किया गया, लेकिन एक पार्टी थी जस्टिस पार्टी साउथ इंडिया की, उसने काउंसिल इलेक्शन को बॉयकॉट नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था पहली बार तो मौका मिला है, जो मौका अभी तक कहां रहता था, ब्राह्मण्स के पास में रहता था पावर को पाने का, तो पहली बार मौका मिला है, तो वी आर नॉट गोइंग टू बॉयकॉट दी काउंसिल इलेक्शन। ठीक है, तो इस तरह से बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेशन होता है। इकोनॉमिक फ्रंट पे ये जो इंपैक्ट था और ड्रामेटिक था। क्यों? क्योंकि जो आप क्या देखते हैं, जो इंपोर्ट होता था फॉरेन गुड्स का वो काफी कम हो गया था, लगभग आधा हो गया था। ये सारी चीजें हो रही थी। उसी बीच में क्या होता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो अच्छा चल रहा है टाउन्स में, लेकिन वो ग्रेजुअली स्लो डाउन होता है। कारण उसके पीछे के मल्टीपल हैं। सबसे पहले तो क्या है कि जब लोगों ने फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट किया और खादी को अडॉप्ट किया, तो खादी महंगी थी, हर इंसान लंबे समय तक खादी नहीं खरीद सकता था। आपने इंस्टीट्यूट्स बॉयकॉट किए, लेकिन उन इंस्टीट्यूट्स के
बदले में आपके पास में कोई इंडिजीनियस इंस्टीट्यूट्स नहीं थे जहां आप पढ़ सको, जहां आप काम कर सको, तो लोगों को धीरे धीरे वापस ब्रिटिश कोर्ट्स में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में ज्वाइन करना पड़ा। दिस वाज द लिमिटेशन इन टाउन्स। अब अगर गांव में जाते कंट्री साइड, तो कंट्री साइड में दो अलग अलग ग्रुप ने दो अलग अलग नोशन के साथ पार्टिसिपेट किया, क्योंकि टाउन्स में कांग्रेस की पकड़ और कह सकते हैं नेशनलिस्ट की पकड़ मजबूत थी, तो उन्होंने वहां पे सही तरह से मैसेज पहुंचाया, सही तरह से पार्टिसिपेशन हुआ। लेकिन कंट्री साइड में अगर आप जाओगे, ग्रामीण क्षेत्र में जाओगे, तो वहां पर पीजेंट्स की लड़ाई ब्रिटिशर्स से कम, लैंडलॉर्ड्स और तुलकदार से ज्यादा थी। उन्हें ऐसा लगता था लैंडलॉर्ड्स और तुलकदार जो हमारे से बेगार करवाते, फोर्स लेबर करवाते बिना किसी पेमेंट के, ठीक है, जो हमारे ऊपर क्या करते हैं, हेवी टैक्सेस लगाते हैं, जो हमें जॉब सिक्योरिटी नहीं देते, जिनके कह सकते हैं क्या, जिनके हमेशा हुक्म को हमें मान के चलना पड़ता है, ठीक है। तो मूवमेंट जो था कंट्री साइड में पीजेंट्स का, इट वाज मोर अगेंस्ट द तुलकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स, ठीक है। तो उन्होंने कैसे पार्टिसिपेट किया, तो वहां पे जैसे पीजेंट्स को भी ऑर्गेनाइज करने का प्रयास किया गया। बाबा रामचंद्र एक प्रोमिनेंट नाम है जिन्होंने क्या किया, सारे पीजेंट्स को एक साथ जोड़ने की कोशिश करी। जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर उन्होंने अवध किसान सभा भी बनाई। ये सारा डेवलपमेंट हो रहा था, ठीक है। उसी बीच में जैसे अगर आप देखोगे, उसी बीच में क्या होता है, क्योंकि पीजेंट्स का इंटरप्रिटेशन अलग था स्वराज का, मूवमेंट का, तो उन्होंने क्या किया, अलग तरह से पार्टिसिपेट भी किया। उन्होंने नाई धोबी बंद ऑर्गेनाइज किया, जहां पे उन्होंने ये लैंडलॉर्ड्स को, इन तुलकदार्स को बेसिक फैसिलिटीज से डिप्राइव करवाया, ठीक है। नाई बंद मतलब बाल भी नहीं कटेंगे, कपड़े भी नहीं धुलेंगे, ठीक है। साथ ही साथ क्या एट टाइम्स मूवमेंट वायलेंट भी हो जाता था कंट्री साइड में। कैसे वायलेंट हो जाता था, क्योंकि उनका इंटरप्रिटेशन ही अलग था। तो वो तुलकदार्स लैंडलॉर्ड्स के घर पे हमला कर देते थे, बाजार वगैरह जो होते थे वहां पे क्या हो जाता था कि लूटपाट मचा दी जाती थी, ठीक है। ये तो हमने मेन स्ट्रीम पीजेंट्स का देख लिया, मेन स्ट्रीम कंट्री साइड का देख लिया। जो ट्राइब्स ने पार्टिसिपेट किया उनका एक अलग नोशन था। ट्राइब्स ने कैसे पार्टिसिपेट किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, तो ट्राइब्स का अगर जैसे माना जाए, तो ट्राइब्स का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पार्टिसिपेशन ऐसा था कि उन्होंने गोरिल्ला वॉरफेयर स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया, खास करके जैसे गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश वगैरह की बात की जाए, जहां पे एग्जांपल आपको अलूरी सीताराम राजू का दिया गया है, ठीक है। तो वहां पे क्योंकि ट्राइब्स को फॉरेस्ट लॉज के चलते जंगलों में नहीं जाने दिया जाता था, उनके ट्रेडिशनल राइट्स से उन्हें डिप्राइव कर दिया जाता था, तो उन्हें ऐसा लगता था कि हमें क्या करना है, हमें बस ब्रिटिश साम्राज्य के अगेंस्ट में हथियार उठा लेना है, ठीक है। तो अलूरी सीताराम राजू वाज वन सच प्रोमिनेंट नेम व्हिच इमर्ज्ड आउट ऑफ द ट्राइबल मूवमेंट, जहां पर उन्होंने क्या किया, वायलेंस का इस्तेमाल किया, जहां उन्हें लोगों ने इनकारनेशन ऑफ गॉड माना। और मैं उम्मीद करता हूं आपने आरआरआर भी देखी होगी। देखो तो कैरेक्टर रियल है लेकिन स्टोरी फ्रैक्शनल है वो, ठीक है, ध्यान रखना है। तो इस तरह से ट्राइबल एरियाज में भी पार्टिसिपेशन देखने को मिला नॉन कॉपरेशन में। अब आप देखेंगे तो क्या है कि क्या समझ में आ रहा है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में अलग अलग सेक्शन का पार्टिसिपेशन है, लेकिन सबका नोशन ऑफ पार्टिसिपेशन अलग है। कोई ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, कोई तुलकदार्स के अगेंस्ट में, कोई लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट में, कोई वायलेंस तरीके से, ठीक है। तो महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह का प्रिंसिपल था वो कहीं ना कहीं थोड़ा यहाँ पे क्या होता जा रहा था, ब्लर होता जा रहा था। ठीक वैसे ही प्लांटेशन वर्कर्स जो थे उनका भी एक अलग ही नोशन था। इनलैंड इमिग्रेशन ऑफ 1859 के अकॉर्डिंग क्या था कि जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, जो टी फील्ड्स वगैरह पे काम करते थे, वो अपना प्लांटेशन फील्ड छोड़ के घर नहीं जा सकते थे। जब स्वराज का कॉल दिया महात्मा गांधी ने, तो ये प्लांटेशन वर्कर्स को ऐसा लगा कि बस प्लांटेशन फील्ड छोड़ छोड़ के हमें तो घर चलना है हमारे, ठीक है। तो उनके लिए आजादी का मतलब ये था कि उस कन्फाइंड स्पेस से वो बाहर निकल आए, सो दे डिफाइड द अथॉरिटीज एंड मूव हेडेड टुवर्ड्स देयर होम। लेकिन रास्ते में उन्हें पकड़ लिया गया। अब ये सारा सबने क्या देखा, अपने अपने नोशन से अपने अपने तरीके से पार्टिसिपेट किया। सबके लिए स्वराज का मीनिंग अलग था, लेकिन अल्टीमेटली एक बड़ी पिक्चर जो हमें यहां निकल के आई कि सब ने कहीं ना कहीं जब वो स्वतंत्र भारत का नारा लगाते थे तो एक पैन इंडिया इमेज को कंसीडर करते थे। देश के अंदर कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये जो पहला और बड़ा कह सकते हैं मूवमेंट था, इसकी सिग्निफिकेंस आपको देखने को मिली। ऐसे ही अगर हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरफ चले, तो ये जो मूवमेंट चला है 1921 से स्टार्ट हुआ था, जनवरी 1921 से, और फरवरी 1922 में कॉल ऑफ किया गया। अब जब आप कहेंगे कि सर सब पार्टिसिपेट कर रहे तो फिर कॉल ऑफ क्यों किया गया, आजादी तो मिली नहीं थी, फिर क्यों कॉल ऑफ किया गया? तो चौरी चौरा इंसिडेंट होता है गोरखपुर उत्तर प्रदेश के पास में, जो आपको मैप वर्क पे भी आएगा। यहां पे क्या है कि पुलिस स्टेशन जो है प्रोटेस्टर्स ने जला दिया। मूवमेंट को वायलेंट होते देख महात्मा गांधी को ऐसा लगा कि अभी लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है, साथ ही साथ मूवमेंट हर जगह वायलेंट हो जा रहा है, तो अभी लोगों को सत्याग्रह का प्रिंसिपल सिखाना पड़ेगा। तो 1922 फरवरी में कॉल ऑफ कर लिया गया। अगला मूवमेंट जो है लेट आएगा, 1930 में आएगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इस टाइम पीरियड में, इस खाली टाइम पीरियड में क्या हो रहा था, ताश खेल रहे थे? नहीं, ठीक है। इस खाली टाइम पीरियड में दूसरा डेवलपमेंट हो रहा था, लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही थी, ठीक है। विद इन द कांग्रेस सम लीडर्स वर विलिंग टू पार्टिसिपेट इन काउंसिल इलेक्शन। तो जैसे स्वराज पार्टी बनाई गई सीआर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि हम काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके अंदर से बदलाव की प्रयास करेंगे, लेकिन यंग लीडर्स चाह रहे थे कि नहीं, और रेडिकल मेजर्स होना चाहिए, पूरी आजादी लेंगे। साथ ही साथ इस पीरियड में दो और फैक्टर्स इंडियन पॉलिटिक्स को शेप दे रहे थे। पहला तो ये कि जो पूरा का पूरा कंट्री साइड था, इट वाज इन टर्मोइल, कंट्री साइड में समस्याएं थी। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक डिप्रेशन वाला टाइम पीरियड था, उनको उनकी फसल की कीमत नहीं मिल रही थी, उन्हें लग रहा था कि ब्रिटिश साम्राज्य के चलते हम लुटते जा रहे हैं। साथ ही साथ एक और चीज जो हो रही थी वो ये हो रही थी कि 1928 के टाइम पीरियड में साइमन कमीशन इंडिया आया था। साइमन कमीशन क्या था? तो एक स्टैट्यूटरी कमीशन कहां से पहुंचाया गया था? ब्रिटेन से पहुंचाया गया था, जिसका काम क्या था कि वो इंडिया में आके इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के बारे में सोचे कि इंडिया में कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बने। जब वो इंडिया आता है तो लोगों ने उसका दिल खोल के स्वागत किया, गो बैक साइमन के नारे के साथ में। अब आप सोच रहे होंगे कि लोगों ने प्रोटेस्ट क्यों किया?
वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के लिए आ रहा था। तो कारण सिंपल सा था कि उस साइमन कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, तो खुल के उससे प्रोटेस्ट किया गया। और अभी प्रोटेस्ट को तेज होते देख लॉर्ड जो उस समय पे कह सकते हैं वायसरॉय इरविन थे, तो वायसरॉय इरविन ने ये सोचा क्या कि प्रोटेस्ट तेज हो रहा है, तो इस प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने डोमिनियन स्टेटस का ऑफर दिया कांग्रेस के लीडर्स के सामने। डोमिनियन स्टेटस का ऑफर जो था वो ये था कि चलो आप चलाओ सरकार, खुद बनाओ संविधान, लेकिन आप ब्रिटिशर्स के अंडर में ही रहोगे, ठीक है। तो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अंडर में रहोगे, लेकिन आपको ऑटोनॉमी दे देंगे कि आप अपनी सरकार खुद बना लो। तो यहाँ पे ओल्ड लीडर जो थे उन्हें तो ऐसा लगा कि हमारी तो जीत हो गई, आजादी ही मिल गई एक तरह से। लेकिन यंग लीडर्स ने इस डोमिनियन स्टेटस के प्रपोजल को रिजेक्ट करते हुए 1929 के कांग्रेस सेशन में, जो कि लाहौर का कांग्रेस सेशन था, जहां पर यंग लीडर की मतलब यंग लीडर जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी के अंडर में उन्होंने क्लियरली ये बोल दिया कि लेंगे तो पूरी आजादी लेंगे, और पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास किया गया और ये डिक्लेयर किया गया कि आगे आने वाली 26 जनवरी 1931 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस बनाएंगे, इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे। लेकिन इंडिपेंडेंस मिल नहीं पाई थी अनफॉर्चुनेटली। लेकिन इस तरह से आपको क्या समझ में आ गया कि ओल्ड लीडर्स अपनी सिग्निफिकेंस खोते जा रहे थे, यंग लीडर जो कि और रेडिकल थे, जो कि पूर्ण स्वराज की बात कर रहे थे, उनका सिग्निफिकेंस बढ़ता जा रहा था। महात्मा गांधी ने इस मौके को समझा कि आप क्या देख रहे हैं, इस समय पे देश में फिर से एक बार क्रांति खड़ी हो रही है, ठीक है। पीपल आर एंथुसियास्टिक, और अब बात की जाती है कि अब हम अगला मूवमेंट लॉन्च करेंगे जो होगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की एक बराबर प्लानिंग करी। वो बराबर प्लानिंग ऐसी करी कि उन्होंने पहले वायसरॉय इरविन को 11 डिमांड्स वाला एक लेटर पहुंचाया। इस लेटर में उन्होंने क्या लिखा था, हालचाल नहीं पूछे थे। इस लेटर में उन्होंने अपनी 11 डिमांड रखी थी, जिसमें से एक डिमांड ये थी कि सॉल्ट के ऊपर जो आप टैक्स लगा रहे हो वो टैक्स हटाओ। सॉल्ट को ही क्यों डिसाइड किया गया, क्योंकि सॉल्ट एक ऐसी चीज थी विच वाज कंज्यूम्ड अलाइक बाय रिच एंड पुअर। कंट्री के हर सेक्शन को इन्फ्लुएंस करने वाली डिमांड थी सॉल्ट, कि नमक के ऊपर टैक्स लगाना आपका क्रूअल फेस दर्शाता है। क्या कि नमक तो एक बेसिक नेचुरल प्रोडक्ट है जिसके ऊपर आप टैक्स लगा के आप क्या कर रहे हो, अत्याचार कर रहे हो, ठीक है। बोला कि अगर मेरी बात नहीं मानी गई 11 मार्च तक, तो मैं 12 मार्च के दिन से क्या कर दूंगा, एक फुल फ्लेजेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर दूंगा। अब ये सारा कह सकते हैं एक पूरा का पूरा रोड मैप बनाया गया था। वायसरॉय इरविन ने इस डिमांड को हल्के में लेते हुए रिजेक्ट कर दिया। महात्मा गांधी ने क्या कर दिया, महात्मा गांधी ने 12 तारीख से ही दांडी मार्च स्टार्ट कर दी। तो अपने आश्रम साबरमती आश्रम से निकले वो अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ में 240 माइल्स तक चले, 24 दिनों तक चले, जहां पर उन्होंने हर दिन रुककर क्या किया, लोगों से बातचीत की, लोगों को समझाया। जो कमी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में रह गई थी कि हमें वॉलेंट नहीं होना है, वो सबको सिखाते हुए वो अल्टीमेटली क्या होता है, 24th डे के दिन कहां पहुंचते हैं, दांडी कोस्ट पे पहुंचते हैं। वहां पे नमक उठाते हैं, ऐसे ठेंगा दिखाते, बोलते देखो हमने नमक बना लिया, पानी को बॉईल करके, ठीक है, नमक बना लिया और टैक्स भी नहीं दिया। और इस तरह से सॉल्ट टैक्स को उन्होंने क्या किया, सॉल्ट लॉ को वायलेट करा। और फिर महात्मा गांधी के इस एक्ट के साथ में ही कंट्री के अलग अलग जगह क्या है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में सिर्फ कॉपरेशन हटाने की बात की गई थी, यहां पे फुल फ्लेजेड वे में डिसओबे करने की बात की गई। तो सारे चौकीदारी टैक्स देना बंद कर दिया गांव वाले लोगों ने। शहर में जगह जगह क्या लोगों ने नमक का पानी, मतलब कह सकते हैं कि सॉल्ट वाटर उबाल के क्या किया, सॉल्ट निकाला और बताया कि यार डिफाइंग दी सॉल्ट लॉ, ठीक है। फॉरेस्ट लॉज वगैरह को वॉलेट कर दिया, ठीक है। जो रिजर्व फॉरेस्ट थे लोगों ने वहां पे घुसना चालू कर दिया। तो इस तरह से क्या है, बढ़ चढ़कर मूवमेंट में आपको पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेशन अपने चरम पर था। उसी बीच में क्या हुआ, उसी बीच में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो लीडर्स को अरेस्ट करने लगी। वन सच प्रोमिनेंट लीडर वाज खान अब्दुल गफार खान, ठीक है। तो ये जो फ्रंटियर गांधी थे, इन्हें पेशावर में अरेस्ट कर लिया गया। और उसके चलते क्या होता है, उसी के चलते लोग स्ट्रीट्स पर उतर आते हैं और वायलेंस इरप्ट हो जाता है, ठीक है। महात्मा गांधी ही हिमसेल्फ वाज अरेस्टेड। जब महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर लिया गया, इसके चलते क्या है कि मूवमेंट जो था तो लीडरलेस हो गया। अब जब मूवमेंट लीडरलेस हुआ तो उसके चलते क्या है, वायलेंस इरप्ट होने लगा स्ट्रीट्स पर। और फिर जब वायलेंस इरप्ट होने लगा तो अगेन मूवमेंट वाज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, ठीक है। तो अब क्या होता है कि इस मूवमेंट को भी कॉल ऑफ किया गया। एक गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में, जिसमें तय किया जाता है क्या कि हम मूवमेंट को कॉल ऑफ करेंगे, बदले में आपको सारे लीडर्स को छोड़ना पड़ेगा। और महात्मा गांधी ने यह भी बोला क्या कि 1931 में जो आपका सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होना है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का ऑफर हमें डोमिनियन स्टेटस के टाइम मिला था, लेकिन हमने वो रिजेक्ट कर दिया था। तो अब बात यहां पे क्या आती है कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होगी लंदन में, वहां पे मैं चलूंगा और हम देखेंगे कि कैसे आजादी मिल सकती है। महात्मा गांधी लंदन जाते हैं दिसंबर 1931 में, घूमने नहीं, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। और इधर कंट्री में क्या हो रहा था, कंट्री में ब्रिटिशर्स ने पीठ के पीछे छुरा घोंप दिया। उन्होंने लीडर्स को वापस अरेस्ट कर लिया, कांग्रेस को लीडर डिक्लेयर कर दिया। जब महात्मा गांधी लौट के आते हैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से, जहां पे मेजर कुछ अचीवमेंट मिलती नहीं, कुछ हाथ लगता नहीं है, तो महात्मा गांधी फिर से मूवमेंट को रीलॉन्च करते हैं 1932 में। लेकिन इस बार जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रीलॉन्च होता है तो वो अपना मोमेंटम खो देता है, उस स्केल पे पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिलता है। सवाल, पार्टिसिपेट किसने किया था जब मूवमेंट को लॉन्च किया गया, ठीक है। तो यहां पे आप देखेंगे किसने पार्टिसिपेट किया। तो पार्टिसिपेशन में आपको गांव में रिच पीजेंट्स ने भी पार्टिसिपेट किया और पुअर पीजेंट्स ने भी। अगेन सबका नोशन अलग अलग होता था, सबका आइडिया फॉर पार्टिसिपेशन अलग अलग होता था। तो रिच पीजेंट्स ने जो पार्टिसिपेट किया, उन्होंने इस सोच के साथ में पार्टिसिपेट किया कि क्या होता है, जो एक्सेसिव टैक्स लगाया जाता है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा हमारे ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है ब्रिटिशर्स के द्वारा, उस टैक्स से हमें आजादी मिल जाएगी। और उस टैक्स से आजादी के लिए उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। कांग्रेस
जो थी रिच पीजेंट्स के पार्टिसिपेशन से बहुत खुश थी। क्यों? क्योंकि रिच पीजेंट्स क्या करते थे, एट टाइम्स फाइनेंस कर देते थे मूवमेंट को, ठीक है। लेकिन उसके अपोजिट में जैसे देखोगे ना तो पुअर पीजेंट्स का भी पार्टिसिपेशन था, लेकिन कांग्रेस उससे ज्यादा खुश नहीं थी। क्यों? क्योंकि पुअर पीजेंट्स की जो डिमांड थी वो ये थी कि जो रिच पीजेंट्स को उन्हें टैक्स देना पड़ता था, उस टैक्स से उन्हें आजादी मिल जाए। तो यहां पे पार्टिसिपेशन रिच पीजेंट्स का था, पुअर पीजेंट्स का भी था, लेकिन दोनों का ही पार्टिसिपेशन एक दूसरे के अपोजिट में था। इस कारण से कह सकते हो कि उतना ज्यादा तालमेल बना नहीं, और कांग्रेस वॉज इन अ डिलेमा कि रिच पीजेंट्स के पार्टिसिपेशन को इंश्योर किया जाए पुअर पीजेंट्स के। और एट टाइम्स पुअर पीजेंट्स जो थे तो वो क्या करते थे, हथियार भी उठा लेते थे, कम्युनिज्म से भी इन्फ्लुएंस थे। सेकंड अगर कैटेगरी देखी जाए तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट ओनर्स ने भी पार्टिसिपेट किया, इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर्स ने भी। इंडस्ट्रियलिस्ट ओनर्स की अगर हम बात करें तो उनका सिंपल ऑब्जेक्टिव था कि उन्हें ट्रेड करना है, और ट्रेड करने में ब्रिटिश गवर्नमेंट उनकी मदद नहीं करती थी, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट वहां ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज को फ्लरिश होने में ज्यादा मदद देती थी, ठीक है। तो इंडियन इंडस्ट्रीज को लगता था कि काश हमारी गवर्नमेंट हो, हमारी सरकार हो, हमारा देश हो तो हमें फायदा मिले। इसी के चलते पुरुषोत्तम दास, जीडी बिरला, इस तरह के प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उन लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। उन्होंने क्या किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को फाइनेंस भी किया। लेकिन बाद में जब उन्होंने ये देखा कि वर्कर्स जो है एट टाइम्स क्या होते जा रहे हैं, वर्कर्स वायलेंट हो जाते हैं, और वर्कर्स का भी पार्टिसिपेशन था छोटे लेवल पे, साथ ही साथ जो यंग लीडर्स थे कांग्रेस के, दे वर मोर टिल्टेड टुवर्ड्स सोशलिज्म। तो जब रीलॉन्च किया गया तो इतना पार्टिसिपेशन इंडस्ट्रियलिस्ट का वापस देखने को नहीं मिला। और यही केस रिच पीजेंट्स के साथ भी था कि रिच पीजेंट्स ने भी मूवमेंट के रीलॉन्च करने पे, महात्मा गांधी ने आके जब रीलॉन्च किया तो उसमें इतना पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि रिच पीजेंट्स को ऐसा लगा कि इनका क्या है, बंद चालू करते हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि एक बार मूवमेंट स्टार्ट किया, रेवेन्यू रेट्स को रिवाइज हुए नहीं, उसके पहले ही कॉल ऑफ कर लिया महात्मा गांधी ने गांधी इरविन पैक्ट के थ्रू, तो उसके चलते दे वर नॉट सेटिस्फाइड। अब अगर वर्कर्स के पार्टिसिपेशन की बात करें, इंडस्ट्रियलिस्ट ओनर्स के अगेंस्ट में अगर आप देखोगे तो जो ग्रुप था वो था वर्कर्स की सिंपल सी ये डिमांड थी कि हमें इंडस्ट्रियलिस्ट जो ओनर्स हैं उनके बदले में उनकी इंडस्ट्रीज में क्या मिले, वर्किंग आवर अच्छे मिले। तो मतलब कंट्राडिक्टरी क्लासेस थी, और कांग्रेस डिलेमा में रहती थी कि अगर इनको अपीज करेंगे तो इनको बुरा लग जाएगा, ठीक है। और इनफैक्ट वर्कर्स का पार्टिसिपेशन उतना ज्यादा भी नहीं था, कुछ ही एरियाज में गांधीयन फिलोसॉफी पर बेस्ड, गांधीयन आइडियोलॉजी पर बेस्ड कुछ वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया था। एक जो डिस्टिंक्टिव कैटेगरी थी पार्टिसिपेटिंग ग्रुप की वो थी विमेन की। महिलाओं ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, जो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में नहीं था। तो महिलाओं का पार्टिसिपेशन कैसा था? महिलाओं के पार्टिसिपेशन की अगर बात करें तो महिलाओं में स्पेसिफिकली क्या है, रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज में महिलाएं अपने घर से बाहर आई, ठीक है, जेल भी गई। उन्होंने बढ़ चढ़ के महात्मा गांधी के कॉल को समझा, और नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना अपनी एक सैक्रेड ड्यूटी की तरह कंसीडर करके उसको आगे बढ़े, ठीक है। उन्होंने सोचा कि हमारा धर्म है, इसे हमें निभाना होगा। लेकिन उनके इस पार्टिसिपेशन के बावजूद भी कांग्रेस में उनकी स्थिति जो है वो बदली नहीं, ठीक है। पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन के बावजूद भी सोसाइटी में उनको हमेशा सेकेंडरी कैटेगरी में ही कंसीडर किया गया। तो ये 5 ग्रुप्स, ठीक है, who were the participants of the civil disobedience movement, rich peasant, poor peasant, industrialist और इंडस्ट्रियल वर्कर्स, साथ ही साथ विमेन। तो ये 5 ग्रुप आपको ध्यान रखना है, कंट्री साइड में, टाउन में, और विमेन दोनों ही जगह, कंट्री साइड और टाउन में। अब ये तो पार्टिसिपेशन था। अब अगर बात की जाए व्हाट वर द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कुछ लिमिटेशन थी। क्या लिमिटेशन थी? सबसे पहले ये थी कि जिस तरह से हमने क्या देखा था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में आपको बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेशन देखना था हिंदू मुस्लिम का, वो हिंदू मुस्लिम का पार्टिसिपेशन, वो हिंदू मुस्लिम की यूनिटी आपको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में नहीं मिलेगी। साथ ही साथ क्या है कि इस टाइम तक आप देखेंगे तो कांग्रेस जो थी, तो कांग्रेस वाज डोमिनेटेड बाय ब्राह्मण्स, सनातनीज, ठीक है। तो जो कह सकते हैं दलित क्लास के लोग थे, उन्हें ऐसा लगता था कि हमारा इंटरेस्ट यहां पे सिक्योर नहीं होगा। इनफैक्ट महात्मा गांधी ने बहुत प्रयास भी किया, ठीक है, ही हिमसेल्फ क्लीन्ड द टॉयलेट्स, ठीक है, ही आस्क्ड द अपर क्लास टू गिव अप द सिन ऑफ अनटचेबिलिटी को खत्म किया जाए। उन्होंने चीज पे फोकस किया कि दलित का भी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो। लेकिन आप क्या देखेंगे, जो रिफ्ट थी वो रिफ्ट थी, ठीक है, वो जो डिवीजन था वो डिवीजन था। और इसी के चलते क्या है, दलित जो थे, तो दलित लीडर्स ने ये सोचा कि कांग्रेस के अंडर में रहने से, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने से कुछ नहीं मिलना है। इनफैक्ट उन्होंने अपना ग्रुप बनाना स्टार्ट किया। तो वैसे ही आप देखोगे तो डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन 1913 में बनाई जाती है, जहां पे डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन डिमांड करने लगी किस चीज की, कि दलित के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए, जहां पे वोटर भी दलित होंगे, जहां पे लीडर भी दलित ही होंगे, ठीक है। लेकिन महात्मा गांधी को ये चीज बिल्कुल समझ नहीं आई, ठीक है। तो जो दलित को लीड कर रहे थे उस समय पे टेंपल एंट्री मूवमेंट वगैरह स्टार्ट किए, सारी चीजें करी बी.आर. अंबेडकर, और महात्मा गांधी ने बोला कि हम जो चाह रहे हैं कि समाज में इंटीग्रेशन हो, आप सेपरेट इलेक्टोरेट लेके तो समाज का इंटीग्रेशन खत्म कर दोगे। तो महात्मा गांधी एक हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए कि सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड इन्हें छोड़ना पड़ेगी। और अल्टीमेटली ये जो कह सकते हैं, ये जो कंफ्लिक्ट था कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, और महात्मा गांधी बोले थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट दलित को नहीं मिलेगा, ये कंफ्लिक्ट रिजॉल्व होता है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में। कहां पे? पूना पैक्ट में, पूना पैक्ट ऑफ 1932, जिसके अकॉर्डिंगली यह तय किया जाता है कि दलित को रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी दे दी जाएगी, उनको रिजर्वेशन दे दिया जाएगा, उनको एक जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही क्या होगा,
वोटर्स, सारे वोटर्स वोट करेंगे और दलित लीडर जो है वो इलेक्ट होकर आएगा, बजाय उसके कि उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए। तो इस तरह से वो एक मुद्दा था, वो एक लिमिटेशन थी क्या कि अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में कंसेंसस नहीं थे, ठीक है। आप लीडर्स के बीच में भी देखेंगे तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, ठीक है। सेम इज द केस विद रिलीजन। कास्ट के बेसिस पे आपने एक लिमिटेशन देखी, दूसरी लिमिटेशन रिलीजन के बेसिस पे थी। रिलीजन के बेसिस पे कैसे थी? तो रिलीजन की अगर हम बात करें तो यहां पे आपको ये देखने को मिलता है सिंपल सी चीज कि हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में जो यूनिटी थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट के टाइम पीरियड में 1921-22 के टाइम पीरियड में, वो यहां नहीं देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि इस टाइम तक आते आते क्या है, रिलीजन अपना अगली हेड उठा चुका था, ठीक है। कम्युनल क्लैशेस होते थे, दंगे होते थे, मुस्लिम लीग को एक एक्सक्लूसिव ऑर्गेनाइजेशन की तरह देखे जाने लगा था, ठीक है। वैसे बहुत सारी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन भी बनने लगी थी और इसी के चलते एक एटमॉस्फेयर ऑफ डिस्ट्रस्ट डेवलप हो गया था, ठीक है। तो उसके चलते वो यूनिटी आप इंश्योर नहीं कर पाए और मुस्लिम्स को ऐसा लगा कि कांग्रेस जो कि हिंदूज के द्वारा डोमिनेटेड है, तो वो कांग्रेस मुस्लिम्स के इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचेगी, ठीक है। ऐसा ही कंफ्लिक्ट आपको एमआर जयकर और किसके बीच में, मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में देखने को मिलता है, जहां मोहम्मद अली जिन्ना सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड कर रहे थे। उन्हें बहलाया फुसलाया गया कि चलो सेपरेट इलेक्टोरेट की जगह तुम रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी पे आ जाओ, लेकिन हिंदू लीडर्स जैसे एमआर जयकर वगैरह ने क्लोजली उसे अपोज किया, ठीक है, मतलब ओपनली उसे अपोज किया। और यहां पर आपको उनके बीच में भी डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे। मुस्लिम लीडर्स को ऐसा लगता था क्या कि मुस्लिम इंटेलिजेंशिया को भी ऐसा लगता था कि उन्हें अपने इंटरेस्ट के लिए अलग देश चाहिए, और जिसके चलते सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेशन ल्यूक वार्म था, ठीक है। तो ये अलग अलग ग्रुप थे, ये अलग अलग ग्रुप्स का अलग अलग तरह से आपको पार्टिसिपेशन देखने को मिला। अब अगर हम यहां पे एक थोड़ा सा पॉज लेते हैं और चैप्टर को पीछे मुड़ के देखते हैं, तो यही आपका पूरा का पूरा चैप्टर था। आई होप ये कहानी आपको कहानी की तरह समझ में आ गई और आप 2 मिनट के लिए भूल ही गए कि हम क्या कर रहे थे, ठीक है। तो हम चैप्टर पढ़ रहे थे जो कि हमने कहानी के माध्यम से समझ लिया है। तो कंट्री में जो ये मतलब ये जो नेशनलिज्म इन इंडिया वाला चैप्टर है, तो इसको आपने कंट्री में देखा कि किस तरह से नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसके पहले महात्मा गांधी ने वो जो बैकग्राउंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए बनाया, कौन कौन ने पार्टिसिपेट किया, टाउन में, विलेज में, प्लांटेशन वर्कर्स का। वैसे ही वो जो बीच का टाइम पीरियड था उसमें क्या डेवलपमेंट हो रहे थे, साइमन कमीशन का आना वगैरह। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के केस को आपने समझा कि किसने पार्टिसिपेट किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ और लिमिटेशन क्या क्या थी, कास्ट और रिलीजन के बेसिस पर हमने देखा। अब ये तो एक तरीका था कि हाँ नेशनल मूवमेंट चल रहा था, लोग एक तरह से क्या हो रहे थे, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी लोगों के अंदर जनरेट हो रही थी, नेशनलिज्म की फीलिंग स्ट्रांग हो रही थी। दूसरा एक और तरीका था, ठीक है, दूसरा एक और एस्पेक्ट है इस चैप्टर का, जहां पे आप क्या देख रहे हैं, जहां पे लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया गया। तो यहां पे सिंबल्स और आइकन्स के थ्रू, फ्लैग्स और सॉन्ग्स के थ्रू, हिस्ट्री की मदद से लोगों को एकजुट करने की कोशिश की गई। तो आप क्या देखते हैं कि एट टाइम्स क्या हुआ कि जो नेशनलिज्म की फीलिंग है ना, वो कलेक्टिव स्ट्रगल के थ्रू तो आई थी, और भी दूसरे सॉफ्ट पावर का भी इस्तेमाल किया गया। तो जैसे आप देखते हैं कि सबसे पहले भारत माता की इमेज बनाई गई, जिससे हर इंसान क्या कर सके, अपने आप को भारत माता के साथ, भारत के साथ, कंट्री के साथ एसोसिएट कर सके। तो यहां पे आपको क्या देखने को मिलता है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो थे, उन्होंने क्या किया, पहली इमेज कंस्ट्रक्ट करी भारत माता की। जो उन्होंने पहली इमेज कंस्ट्रक्ट करी, इस इमेज में उन्होंने भारत माता के साथ साथ में, जैसे अगर आप देखेंगे तो वंदे मातरम क्या लिखा, हमारा नेशनल सॉन्ग लिखा। ये सारा डेवलपमेंट हो रहा था, ठीक है। इसी के पैरेलल आप देखेंगे तो और भी बहुत सारी अलग अलग पेंटिंग्स, जैसे अभिनेंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की पेंटिंग बनाई, ये सारे डेवलपमेंट हो रहे थे। अब अगर आप देखेंगे तो दूसरे जो लीडर्स थे, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, नीतिशा शास्त्री हो गए, ठीक है, तो इन्होंने फोक टेल्स, फोक लोर्स की मदद से क्या है, नेशनलिज्म की फीलिंग को स्ट्रांग करने का प्रयास किया। तो रविंद्रनाथ टैगोर खुद कहां जाते थे, अलग अलग गांव में जाते थे, टूर करते थे और सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके लाते थे, जो स्टोरीज रहती थी लोकल लेवल पे उन्हें कलेक्ट करके लाते थे, ताकि उससे क्या है, उससे लोगों को एक सेंस ऑफ प्राइड, एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी के थ्रू जोड़ा जा सके। वैसे ही नीतिशा शास्त्री ने 4 वॉल्यूम बुक ऑफ कह सकते हैं क्या, सदर्न इंडिया, तो फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया जो है उसे कंपाइल किया। ये एक तरीका हो गया। वैसे क्या है, सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया, जैसे फ्लैग बनाए गए। तो स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पीरियड में आप जिस देखेंगे तो स्वदेशी फ्लैग बनाया गया, जिसमें आपको क्या देखने को मिलता है, क्रीसेंट और स्टार देखने को मिलता है, 8 लोटस देखने को मिलते हैं, ट्राई कलर फ्लैग देखने को मिलता है, ठीक है। और उस झंडे के थ्रू देखो फ्लैग क्या होता है, फ्लैग, इंडियन नेशनल फ्लैग को जब आप देखते हो तो आप हम सब मिलके एक साथ एक जैसे सेंटिमेंट्स उसके टुवर्ड्स रखते हैं। वही चीज थी कि अलग अलग फ्लैग्स बनाए गए। 1921 में स्वराज फ्लैग बनाया गया महात्मा गांधी के द्वारा, जो कि ट्राई कलर फ्लैग था अगेन, जिसमें बीच में चरखा था। चरखा सेल्फ रिलायंस को दर्शाता है। तो आपने देखा क्या, भारत माता की इमेज हो गया, ठीक है, फोक टेल्स वगैरह हो गया, उसके साथ साथ फ्लैग्स हो गए। फ्लैग्स के साथ साथ री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री की मदद से भी लोगों को एकजुट किया गया। हिस्ट्री की मदद से लोगों को एकजुट कैसे किया गया यहाँ पे, तो हिस्ट्री का इस्तेमाल किया गया लोगों के अंदर सेंस ऑफ प्राइड लाने के लिए। कैसे, तो ये बताया गया क्या कि जो ब्रिटिशर्स हमारे बारे में बोल रहे हैं वो गलत है, वो हमें बैकवर्ड और प्रिमिटिव बताते हैं, वो इसलिए बताते हैं क्योंकि उन्हें हमारे पर डोमिनेट करना है। लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया का जो पास्ट रहा है वो बहुत ग्लोरीफाइड पास्ट रहा है। लोगों को यह एहसास दिलाया गया है कि जब तक आप अपने आप में विश्वास नहीं रखोगे, आपके अंदर कोई विश्वास नहीं रखेगा। तो री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, हमें हमारे इतिहास को लोगों को फिर से बताना पड़ा कि बहुत गौरवान्वित इतिहास रहा है, उसके थ्रू लोगों को जोड़ने का प्रयास किया गया। तो ये सारे तरीकों से कह सकते हैं सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट करने का प्रयास किया गया, और यही चैप्टर का आपका एंड था। तो ये
पूरी की पूरी कहानी आपको कैसे लगी ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना। ये हमारा चैप्टर एक बार हो गया स्नैप रिकैप, यही ब्रॉड थीम से मैंने आपको एग्जाम पैक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराए हैं, चैप्टर के फुल एक्सप्लेनेशन भी दिए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप वो सब पढ़ चुके हो और रिवीजन के लिए ये आपको मददगार साबित हुई है। आई होप यू पीपल एंजॉयड इट। अनअकैडमी ऐप पर आपको जो भी नोट्स वगैरह चाहिए रहते हैं, जो भी आप लेक्चर्स देखते हैं, उनके सारे नोट्स मिल जाएंगे, तो जिन्हें आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ के फॉर्मेट में। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं जहां आप अपडेटेड रहेंगे। ठीक है, नोट्स की जो मैं बात कर रहा हूं तो आपको इस तरह से कम्युनिटी वाले सेक्शन पर मिल जाएगी। तो प्लीज डू डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप। ठीक है, यूज द कोड DIGRAJ टू एक्सप्लोर ऑल दीज फीचर्स ऑन अनअकैडमी ऐप। इसी के साथ हमारी ये कहानी समाप्त हुई है। आई होप यू पीपल एंजॉयड इट। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की एक नई कहानी सीरीज के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, रिवाइज करिए, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।